हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि पता है आपको कि CBT 1 में साइंस 20 मार्क्स की और CBT 2 में साइंस 40 मार्क्स की, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग भी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। तो मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम जो 2018 में क्वेश्चन पेपर थे उनको देखा और उसमें यही पाया कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो लाइट मिरर से आ रहे थे, जिसमें न्यूमेरिकल भी थे और थ्योरेटिकल पोर्शन भी था। इसलिए दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना आपको थोड़ा सा लाइट और रिफ्लेक्शन के बारे में बिल्कुल लो लेवल से उठाकर और अंत तक समझाया जाए, जिसमें आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाएगा आपको तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप भी इसी तरह से देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों लाइट की। लाइट, जैसा कि आपको पता है, लाइट जो है वो एक स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, एक बिल्कुल सीधा रास्ता में जाती है। कब तक? जब तक कि कोई ऑब्जेक्ट उसके आगे नहीं आ जाता, तब तक वो एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। और लाइट में से क्या निकलती है दोस्तों? तो निकलती हैं रेज, किरणें। तो वो किरणें जाती हैं दोस्तों। अब कोई ऑब्जेक्ट अगर सामने आ जाता है, मान लीजिए कोई दीवार आ गई, कोई आदमी आ गया, तो क्या होगा? तो वो लाइट टकरा कर किसी एंगल से परावर्तित हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों? परावर्तित। तो मतलब रिफ्लेक्ट हो जाएगी दोस्तों। तो आज का यही टॉपिक है, रिफ्लेक्ट क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होती है, और उसके बाद दर्पण पढ़ेंगे। दर्पण में किस किस तरह से इमेज बनती है उसके बारे में देखेंगे। तो वो परावर्तित हो जाती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं और आप कुछ देखने की कोशिश करते हैं तो आपको कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। उसका कारण क्या है? उसका कारण है दोस्तों कि वहां पर रोशनी नहीं है। जब भी लाइट आएगी और वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसके ऊपर लाइट गिरेगी और वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर, मतलब परावर्तित होकर आपकी आंखों में आएगी, तब आपको वो वस्तु दिखाई देगी। आगे बढ़ते हैं। अब जब परावर्तन का पढ़ रहे हैं तो दोस्तों इसके कुछ नियम हैं जो कि पेपर में बहुत बार आए हैं। तो उनको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं? तो 2 होते हैं दोस्तों। पहला नियम क्या कहता है? देखिए, इसको मैं विस्तार से समझाऊंगा, पर आप ये देखिए कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पहला क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। हिंदी में कहेंगे दोस्तों, आपतन जो कोण है, आपतन जो कोण है वो बराबर होगा परावर्तन कोण के। अब इसको समझिए कैसे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये कोई मिरर है, दर्पण है, प्लेन मिरर। मिरर कितने प्रकार के होते हैं? तो मिरर आपके 3 प्रकार के हैं, वो बताएंगे कैसे। तो अच्छा, ये क्या बनाया है दोस्तों? ये है रफ सरफेस, दूसरी तरफ जिस पे ये परत चढ़ाई जाती है ताकि एक तरफ से चमकदार दिखे। तो एक यहाँ पे बनता है दोस्तों, हमेशा 3 चीजें रहती हैं। ये होता है प्रतिबिंब, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल। और ये जो किरण आ रही है, रे ऑफ लाइट आ रही है, ये इसके साथ में जो कोण बनाती है, प्रतिबिंब के साथ में जो कोण बनता है, उसको बोलते हैं दोस्तों एंगल ऑफ इंसिडेंस, और उसको आई से डिनोट करते हैं। समझ गए दोस्तों? कई बार पूछ लेता है, बिल्कुल लो स्तर का क्वेश्चन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किस के बीच में बनता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इंसिडेंट रे है, जो रे आ रही है, जो आपतन किरण है, उसके बीच में, और ये जो प्रतिबिंब है, नॉर्मल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको दोस्तों नॉर्मल, उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब टकराने के बाद यहां पर ये किरण वापस
इस तरफ बढ़ जाती है। ऐसे दिखाते हैं इसको। अब इसने जो जाने वाली परावर्तित जो किरण है, रिफ्लेक्टेड जो रे है, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इसने जो प्रतिबिंब के साथ में जो कोण बनाया उसको बोलते हैं दोस्तों परावर्तन कोण। ये दोनों कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोस्तों बराबर होते हैं। ये जो निशान है ये एंगल का है, मैथ में दिया जाता है। तो आशा करता हूं ये पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन जो रेलवे में आए हुए हैं दोस्तों, वो क्या कहते हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या कभी बदल सकता है? अगर इसको हवा में, माध्यम जो है हवा है फिलहाल, तो अगर इसको कहीं पे और रखें तो क्या ये जो नियम है ये बदलेगा? तो दोस्तों ये नियम कभी भी नहीं बदलेगा, चाहे माध्यम कोई भी रहे, चाहे आपका वैक्यूम रहे, चाहे आपकी हवा रहे, चाहे पानी रहे, ये नियम हमेशा लागू रहेगा। ठीक है दोस्तों। दूसरा नियम क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है दोस्तों कि ये तीनों चीजें, प्रतिबिंब, आपतन जो ये रे है, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब दोनों का एक ही सेम प्लेन में होते हैं दोस्तों। तो ये तीनों, ऑल थ्री, सीधा लिख देता हूं, ऑल थ्री आर इन सेम प्लेन, ये एक ही तल में होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जिससे मेन जो हमारा है वो है स्फेरिकल मिरर्स। देखिए दोस्तों, एक होता है प्लेन मिरर जो अपने घरों में हम रखते हैं, जिससे हम अपना चेहरा देखते हैं, वो होता है दोस्तों प्लेन मिरर। और स्फेरिकल मतलब गोल आकार का, गोल आकार का। मान लीजिए ये कोई गोल चीज है, ठीक है, इसको आपने काट लिया ऐसे, इतना हिस्सा ले लिया। अब इसी से स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं। इसी से ये दोनों स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के जो ये बनते हैं, एक तो होता है दोस्तों जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव मिरर, और दूसरा होता है कन्वेक्स मिरर, मतलब अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण। इसी से बन जाएंगे। कैसे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बिल्कुल आधार से समझा रहा हूं, थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर एक बार आप देख लेंगे तो किसी प्रकार का भी क्वेश्चन आएगा आपको तो आप उसको जरूर ही बना कर आएंगे। तो देखिए, इस हिस्से को मैंने थोड़ा सा काट लिया, ये हो गया कर्व। कर्व मतलब घुमाव, तो ये कर्व शेप में है, घुमाव है। अब अगर मैंने इसके बाहर की तरफ रफ सरफेस बना दिया जो चमकदार नहीं है, और अंदर की तरफ पॉलिश कर दी चमकदार, जिसमें हम कुछ देख पाए, मतलब अंदर की तरफ चमक है, तो दोस्तों ये बन जाएगा आपका अवतल दर्पण। और बिल्कुल इसका उल्टा अगर आप कर देंगे, ऐसा ही ले लीजिए, और अंदर की तरफ आपने इसको रफ कर दिया और बाहर की तरफ चमकदार बना दिया, तो ये दोस्तों आपका बन जाएगा उत्तल दर्पण। अब कुछ टर्म है दोस्तों। अच्छा देखिए, इसका एग्जांपल आपको देखने को कैसे मिलेगा। आपके घर में एक चम्मच होगी, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल नई चम्मच में देखिएगा तो आपको बाहर की तरफ, पीछे की तरफ से भी चेहरा दिखाई देगा।
तो जब पीछे की तरफ से चेहरा दिखाई दे तो समझ लीजिएगा वो उत्तल दर्पण है, और जब उसको अंदर की तरफ आप अपना चेहरा देखेंगे तो वो आप समझ लीजिएगा अवतल दर्पण है। तो चम्मच दोनों दर्पण का काम कर सकती है अगर आप देखना चाहें तो। अब जो महत्वपूर्ण कुछ टर्म्स हैं दोस्तों इसमें, वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहली जो टर्म आती है दोस्तों वो आती है ध्रुव। ये पहले दोस्तों मैंने हिंदी में लिख लिए हैं क्योंकि मेरे को इंग्लिश में थोड़ा सा पता है, पर हिंदी में इनका पता नहीं क्योंकि हमारा मीडियम जब था तो इंग्लिश था, पर कोई बात नहीं। तो देखिए, पहले आपके पास में एक स्फेरिकल चीज थी, मिरर था, उसको आपने काट लिया, केवल इतना हिस्सा रख लिया, तो ये बन गया आपका कर्व, वक्र। ठीक है। अब जो भी आपका एक गोल चीज थी उसका सेंटर होता है, केंद्र बिंदु होता है, तो इसका भी एक केंद्र बिंदु था जो कि यही था। तो इसको दोस्तों यहां पे कहते हैं हम वक्रता केंद्र, और इंग्लिश में बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब उसके बाद कोई ये पूछे कि क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसकी सतह के ऊपर आता है, तो ऑब्वियस ही बात है नहीं, इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर इसकी सतह के ऊपर नहीं आता। अब ये तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए ये ऐसा मिरर है, अवतल दर्पण है, तो ये क्या ये इसके अंदर आता है? अवतल दर्पण के तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर आता है, पर जब बात करेंगे उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण इधर से बनता है और उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर बनता है, तो वो उसके बाहर की तरफ आता है, ये याद रखेंगे दोस्तों। अगली बात आती है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इससे पहले मैं आपको बताता हूं ध्रुव। ध्रुव क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, ये जो सतह है, केवल इस सतह की बात कर रहे हैं, यहां पे इसी को लेता हूं मैं, ये जो सतह है यहां से यहां तक की दर्पण की जो हमने लिया है इतना दर्पण, उसका जो केंद्र है, ये वाला जो केंद्र है, जो कि इसके ऊपर, ये इसका पार्ट हो गया, इसको बोलते हैं ध्रुव, इसके सेंटर को, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं दोस्तों पोल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको आप एक बार समझ लें कौन कहां पे एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यही फिर आपके न्यूमेरिकल में भी काम आएंगे और आपका थ्योरेटिकल पोर्शन में भी काम आएंगे, जिससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। तो पोल आपका इसके ऊपर एग्जिस्ट करता है, इसके ऊपर आता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कनकेव मिरर में अंदर की तरफ होता है और कन्वेक्स मिरर में बाहर की तरफ रहता है। अब आती बात रेडियस ऑफ कर्वेचर की। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दोस्तों क्या होता है? ये हमारा हो गया पोल, इधर ये सेंटर, इस सरफेस के ऊपर जो केंद्र है, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। इन दोनों से मिलकर जो एक लाइन बनती है, ठीक है, उसको बोलते हैं दोस्तों रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाएगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर, त्रिज्या। और इसको पार करते हुए जो एक लाइन जाती है दोस्तों, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब बात आती है दोस्तों, और इस प्रिंसिपल एक्सिस को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों मुख्य अक्ष। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों फोकस की। फोकस, और कई बार आपने सुना होगा फोकल लेंथ या फोकस लेंथ क्या होती है। तो फोकस की बात करते हैं, इसको हिंदी में भी फोकस ही कहते हैं, ये अच्छी बात है। अच्छा देखिए, जैसा कि आपने कई बार एक्सपेरिमेंट किया होगा 10th में, कि आपने एक पेपर लिया होगा और एक मिरर लिया होगा या लेंस लिया होगा, और उस लेंस से सूर्य की किरणों से एक पेपर के ऊपर पूरा फोकस किया होगा कि भाई यहाँ पे लाइट हमेशा गिरती रहनी चाहिए, और कुछ देर के बाद जब लगातार वहां पे फोकस रहता है तो फिर आपकी उस कागज में से धुआं उठना चालू हो जाता है। वो किस कारण से होता है दोस्तों? देखिए, जब सूरज से इन्फिनिटी से, अनंत दूरी से, यहाँ पे बहुत दूर है, अनंत है, अनंत को डिस्क्राइब करते हैं इससे, तो अनंत दूरी से जब इस प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर किरणें आ रही होती हैं, किरणें वही यहां तक पहुंचेंगी जो समानांतर आएंगी, नहीं तो जो टेढ़ी मेढ़ी आएंगी वो कहीं कहीं जा चुकी होंगी। जो यहां तक समानांतर आई
वो रूल कहता है, रूल आगे बताएंगे, तो वो सारी एक जगह पे फोकस होंगी। जैसा कि आप फोकस करते हैं एक पेपर के ऊपर, तो वो सारी यहाँ पे इकट्ठी हो जाती हैं। और जब यहाँ पे वो किरणें उस पेपर के ऊपर इकट्ठी होकर एक जगह लंबे समय तक आती हैं, तो वो आग लगा देती हैं या धुआं उठता है। तो इसी को दोस्तों बोलते हैं मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। किसका? कनकेव मिरर का। और इसी तरह जब ये वाला मिरर होता है उत्तल, और इसी तरह सूरज की किरणें पैरेलल आकर इसके ऊपर टकराती हैं, तो ये ऐसे परावर्तित हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है, पर इसका जो फोकस है वो सारी इकट्ठी कहाँ पे होंगी? वो यहाँ पे इकट्ठी होती हैं दोस्तों। तो इसका जो मुख्य फोकस होता है वो इस तरफ होता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट टर्म के साथ। इसी पॉइंट को अब हम एफ कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रह जाएगा। और बताया मैंने आपको कि इसमें जो है यहाँ पे सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसमें यहाँ पर सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस ध्रुव से, इसको पोल बोलते हैं ना दोस्तों, ध्रुव से फोकस तक की जो दूरी होती है, ये जो दूरी है दोस्तों, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ या फोकस दूरी हिंदी में। ठीक है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। और दोस्तों ये जो सतह है, यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसको इंग्लिश में अपर्चर बोलते हैं और हिंदी में इसको द्वारक बोलते हैं। तो अब जो मेन चीज है वो हम करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन। किस किस तरह से इमेज बनती है, सबसे पहले करेंगे हम कनकेव मिरर अवतल दर्पण की। इसको दोस्तों बहुत ही ध्यान से आपको देखना है। अच्छा, एक बीच में जो बात रह गई है कि ये न्यूमेरिकल पोर्शन से बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन चीज़ों के लिए आप अपनी एक नोटबुक बना सकते हैं, तो उससे अच्छी बात ही नहीं होगी। R जो कि 2F के बराबर है। कैसे? यहाँ से देखिए, चलिए अलग से बनाता हूँ। ये आपका एक अवतल दर्पण है, ठीक है। ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर फोकस पॉइंट है, ये उसका पोल है। तो ये पूरा कितना है? ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर बोल रहे हैं दोस्तों। और साइंस कहता है कि यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है। मतलब आर किसके बराबर है? यहाँ से यहाँ तक एफ और यहाँ से यहाँ तक 2F हो जाते हैं। तो आर बराबर 2F, इसको याद रख ले, दोनों के केस में है। अब बात आती है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन कैसे बनती है दोस्तों? पहला जो पार्ट है, सबसे पहले हम इसमें लेंगे क्या? तो दर्पण बना लिया। समय थोड़ा लगेगा, पर दोस्तों समझ में पूरी तरह आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो हम वस्तु जो लेंगे, जो ऑब्जेक्ट लेंगे, वो सबसे पहले रखा जाएगा अनंत दूरी पे, मतलब इनफाइनाइट। जैसे कि ये था, बिल्कुल ये केस बनाएंगे। तो पहला केस ये होगा दोस्तों। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट अनंत ना होकर थोड़ा सा और आगे आ जाएगा, फिर और पास, ऐसे दर्पण के पास आता जाएगा। पर उसके लिए हमें कुछ नियम है, उनका पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। पहला नियम कहता है दोस्तों कि अगर कोई
किरण अनंत दूरी से आ रही है और वो प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के समानांतर आई है, तो वो टकराने के बाद फोकस बिंदु से होकर गुजरेगी, अगर वो कनकेव मिरर है तो। ठीक है, अवतल दर्पण है। अगर दर्पण है ऐसा उत्तल समानांतर आ रही है तो वो आभास होगा कि वो जाएगी यहां से, पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अपवर्तित हो जाएगी। ये है पहला नियम। दूसरा नियम कहलाता है दोस्तों, जो कि इसका बिल्कुल उल्टा है। अगर कोई किरण रे फोकस से होकर दर्पण की तरफ जा रही है, मिरर की तरफ जा रही है, तो वो कैसी हो जाएगी दोस्तों? पैरेलल हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी प्रिंसिपल मुख्य अक्ष के। और उसके केस में वही लगेगा, यहीं पे बना देता हूं, चलिए अलग से बनाता हूं, कि अगर आभास हो रहा है कि कोई किरण फोकस की तरफ आ रही थी, तो वो कैसी हो जाएगी दोस्तों? समानांतर हो जाएगी। ये है आपका उत्तल दर्पण में। तीसरा नियम कहता है वही कि अगर कोई किरण, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, किसी कोण से सीधा पोल पे आकर, यहां पर पोल को बोलते हैं ध्रुव, ध्रुव पे आके कोई एंगल बनाती है, एंगल आई, तो क्या कहता है दोस्तों? वो एंगल आर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और उसमें भी ऐसा ही रहेगा, सेम केस ऐसे। ठीक है, चौथा नियम कहता है दोस्तों कि अगर कोई किरण, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है एफ, अगर कोई किरण, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पार कर रही है, तो वो वापिस भी टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजरेगी। ये चारों नियम दोस्तों इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम ये इमेज बनाएंगे, और ये इमेज पेपर में आती है, पूछी जाती है दोस्तों, तो ये चारों नियम बहुत ही काम आएंगे। बस ये चार ही नियम थे। आगे बढ़ते हैं। पहली ऑब्जेक्ट, तो पहले में हमने वस्तु को कहाँ रखा था दोस्तों? अनंत। तो ज्यादा किरणें नहीं बनाएंगे, जैसे ऊपर बनाया था ऐसा नहीं, एक दो ही बनाएंगे। तो मान लीजिए अनंत दूरी से वो वस्तु आ रही है, उसकी किरणें आ रही हैं, तो कोई भी पहला नियम कहता है अनंत दूरी से आ रही थी और वो टकरा के कहां पे मिलेंगी दोस्तों? फोकस से होकर गुजरेंगी। ठीक है, मान लीजिए एक इधर से भी आ रही थी पैरेलल, तो वो इधर फोकस से जाएगी, तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे बनेगा, कहां पे बनता हुआ दिखाई देगा? तो वो ऑब्जेक्ट है तो बहुत दूर, पर उसकी इमेज कहां बनेगी? उसकी इमेज बनेगी दोस्तों फोकस के ऊपर। याद रख लेंगे ये बात। ठीक है, बी पॉइंट कहता है कि ऑब्जेक्ट को अब हमने उस वस्तु को कहां रख दिया? सी के थोड़ा सा पीछे। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। डायग्राम बना देता हूं दोस्तों। ये हो गया एफ और ये हो गया दोस्तों सी। अब हमने वस्तु को रख दिया यहां पर। ठीक है, तो इससे जो किरणें निकलेंगी वो दर्पण की तरफ जाएंगी। ठीक है, और जब कोई जो किरण पैरेलल निकली, पैरेलल यहां तक पहुंची समानांतर, तो वो कहां से गुजरेगी? फोकस से। और जो किरण यहां, बहुत सारी किरणें निकलती हैं, कोई किधर कोई किधर कोई किधर। अब जो यहां से निकली दोस्तों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरी जो, तो वो नियम क्या कहता है? चौथा नियम यही कहता है, अगर कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकलती है
वक्रता केंद्र से निकलती है, तो वो गुजरती हुई टकराने के बाद वक्रता केंद्र से ही है। तो ये देखिए, ये वापस भी यहीं से जाएगी। अब ये दोनों किरणें, अच्छा दोस्तों, इमेज कब बनती है? जब यह 2 या 3 किरणें आपस में टकराने के बाद जब मिलती हैं, तब वहां पे इमेज की फॉर्मेशन होती है, इमेज बनती है उस वस्तु की। ठीक है, तो ये यहां से यहां पे टकराने के बाद इधर आई, ये यहां गई और वापिस जब आ रही थी तो यहां पे टकराई, तो वो जो उसकी वस्तु की इमेज बनी वो बनी यहां पर। देख रहे हैं दोस्तों, वस्तु खड़ी थी सीधी और उसकी जो इमेज बनी वो बनी उल्टी। ठीक है, पूछ लेते हैं पेपर में। तो ये तो था सीधा वस्तु और उसकी इमेज बनी उल्टी। इमेज को बोलते दोस्तों प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब बना उल्टा। अच्छा, इसके केस में क्या था? अनंत पे ऑब्जेक्ट था। इमेज कैसी बनी थी? प्रतिबिंब कैसा बना था? बहुत ही छोटा, बहुत छोटा। ठीक है, और पर बना था वास्तविक। कैसा बना था? वास्तविक में, और उल्टा। यहां पे रखा सीधा, रखेंगे हर केस में ही सीधा वस्तु को, पर बना कैसा? वास्तविक बना, भाई रियलिटी में बना है, पर उल्टा बना। कैसा बना? उल्टा, और छोटा बना। इसको बहुत छोटा बोला था, बिल्कुल ही बिंदु जैसा था, तो ये हो गया छोटा। तीसरा केस दोस्तों क्या कहता है? पहले ऑब्जेक्ट बहुत दूर था, अब सी से पीछे रख दिया। अब क्या करेंगे? सी के ऊपर रख देंगे वस्तु को। सी बोले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। ये सी ले लिया, ये एफ है। अब यहां पे रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को, तो एक किरण, उसी तरह से एक किरण निकाल देंगे हम। कहां से? पैरेलल, समानांतर। वो कहां से होके गुजरेगी? एफ से होती हुई गुजरेगी। अब बताइए, यहां पर रखा था तो हमने एक सी से निकाल दिया था, पर यहां हम सी से निकाल सकते हैं? सी पे तो रखा, ये तो नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे दोस्तों? अब निकालेंगे फोकस से, तो यहां से निकालते हैं। नियम क्या कहता है? नियम यही कहता है कि अगर कोई किरण फोकस से निकलेगी तो वो कैसी हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहां से निकली फोकस से तो कैसी हो जाएगी? प्रिंसिपल के समानांतर। और दोस्तों देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा गलत बन गया। ये जब दोनों टकराने के बाद जब मिलती हैं, वो बिल्कुल सी के नीचे मिलती हैं दोस्तों। तो ये एक ऐसा केस है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद रख लीजिए कि अगर हमने सी पे रखा वस्तु को, सी पे, तो हमारी जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी सी पर ही बनेगा। कैसा बनेगा? समान। साइज कैसा रहेगा? सेम रहेगा दोस्तों। ठीक है, रियल भाई वास्तविक में दिखेगा, और उल्टा, उल्टा ही बना है। ठीक है, अब चौथा केस आ जाता है दोस्तों। अब आप बताइए कहाँ पे रखेंगे वस्तु को? अगर आप ढंग से देख रहे हैं तो अब सी पे रख दिया। अब सी से थोड़ा सा आगे, मतलब सी और एफ के बीच में एक टेबल भी बना दूंगा दोस्तों मैं आपको। इसको देखने के बाद आपको टेबल देखकर बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छे समझ में आ जाएगा। ये सी और ये एफ। अब वस्तु को रख दिया यहाँ पर। यहाँ पर रखने के बाद देखते हैं प्रतिबिंब कहाँ बनता है। पहली किरण जाएगी पैरेलल और वो फोकस से होकर गुजर जाएगी। दूसरी किरण सी से गुजरेगी। सी पीछे है तो सी से गुजारेंगे ऐसे। ठीक है, जो ये सी से गुजरेगी तो ये थोड़ी सी टेढ़ी रहेगी और ये ऐसे पीछे की तरफ जाती हुई यहां बनेगी। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बना?
प्रतिबिंब बना वही वास्तविक और उल्टा। साइज कैसा था? साइज थी इसका बड़ा, भाई हमारा जो ऑब्जेक्ट था उससे बड़ा था तो साइज था इसका बड़ा। कहां बना? सी से पीछे बना, सी से पीछे। ये बातें ध्यान रखने की हैं दोस्तों। देखिए इसमें कैसे याद रखेंगे, जैसे जैसे वस्तु पास आती जा रही है वैसे वैसे उसका प्रतिबिंब दूर बनता जा रहा है। सी तक आया तो सी पे बना, सी से आगे गया, जैसे ही वस्तु सी से आगे गई उसका प्रतिबिंब सी से पीछे चला गया। बस ऐसे याद रख लेंगे। अगला जो बनेगा, अब हमने रखा था सी और एफ के बीच में, अब वस्तु रखी जाएगी एफ पर, एफ का नंबर आ गया यहां पर, तो एफ पे रखा है तो पहली तो जो किरण है वो पैरेलल और कहां से होगी? गुजर जाएगी एफ से। अगली जो किरण है, इसको थोड़ा सा इसका अपर्चर बढ़ा देते हैं। अब एक निकलेगी यहां से होती हुई, सी से ऐसे जाएगी और फिर आती हुई सी से टकरा कर जाएगी। और दोस्तों ये कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये कहां पे जाके मिलेंगी? हम बोल सकते हैं अनंत जगह पर मिलेंगी, मतलब कहीं नहीं मिलेंगी। तो ये केस किसका उल्टा है? ये जो केस है दोस्तों ये पहले वाले का उल्टा है बिल्कुल। उसमें क्या था? अनंत दूरी से किरणें आ रही थी तो मिल रही थी कहां पर? वो मिल रही थी आके फोकस पर, ठीक है। अब इसमें क्या है, अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया एफ के ऊपर तो उसकी जो प्रतिबिंब है वो कहां पे बनेगा? अनंत में। आखिरी केस है दोस्तों छठा केस, जो कि सबसे अलग है इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। अब रख दिया दोस्तों हमने उस वस्तु को पोल और फोकस के बीच में, बिल्कुल पास में, ठीक है। तो एक बार तो वही रूल, अगर एक किरण किसी एंगल से आ रही है तो उसी एंगल से वो वापस चली जाएगी, जो नियम हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा, यहां पर हमारा सी है, ठीक है। एक किरण जाएगी सी की सीध में और यहां से निकल जाएगी, तो इनकी दूरी बढ़ती हुई दिखाई देगी दोस्तों इस केस में। तो ये यहां पर तो कहीं पे जाके आगे मिलेंगी नहीं, पर ये आभास करेंगे अपन कि ये कहां जाके मिलेंगी? दर्पण के पीछे। और वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत ही बड़ा बनेगा और बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना। कैसा बना? सीधा बना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैसा बना है? सीधा बना, पर आभासी है, हमने इसको आभास किया है, वास्तविक रूप से नहीं बना। जैसे हमारे पिछले 5 केस में बना है ऐसा नहीं बना, आभास किया, पर बहुत बड़ा बना। और कहां बना? तो वो बना है, इंपॉर्टेंट है, दर्पण के पीछे बना। तो इसको दोस्तों आपको याद करना है। ये याद रखना कि छठा केस दर्पण के पीछे कौन से वाला है? तो वो है जब हम वस्तु को F और P के बीच में रखते हैं तब। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो इसी के साथ लेके आएंगे जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा और प्रीवियस पेपर में पूछे गए इसके सभी क्वेश्चंस रहेंगे, और जो बचा हुआ पोर्शन है वो अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।